हाँ भाई, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था E2 रिएक्शन। हमने E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा था, हमने E2 रिएक्शन के एग्जांपल्स देखे थे कुछ, हमने इसकी रेजियो केमिस्ट्री देखी थी, हमने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखी थी। और स्टीरियो केमिस्ट्री में इसकी दो चीज़ें थी, एक थी स्टीरियो सेलेक्टिविटी और एक थी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर आपने लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो बेटा वो देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन की हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे और E1 रिएक्शन की हम स्टीरियो केमिस्ट्री और रेजियो केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तब हेडिंग डाल लें E1 रिएक्शन। E1 की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जस्ट लाइक SN1। E2 क्या था हमारा? E2 था हमारे पास बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 हमारे पास यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब समझो इसके अंदर ध्यान से ये होता क्या है। पहले मैं लैंग्वेज लिखवा दूं थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए आप, दोज रिएक्शंस in which rate of reaction is only depends on substrate, are called E2 reaction, sorry E1, are called E1 reactions। तो बात समझ गए होगे, वो सारी रिएक्शन जिसमें रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। जैसे SN1 था, SN1 में किस पे करता था? सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता था। जस्ट लाइक आपका E1 किस पे करेगा? सबस्ट्रेट पे करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल पे या बेस पर नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो इसमें होता क्या है, समझो ध्यान से। देखो मेरे पास यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका एक सबस्ट्रेट है, इस टाइप से ये सबस्ट्रेट है आपका, यहाँ पर है H, यहाँ पर है X यहाँ कोई भी लिविंग ग्रुप है। अब देखो होगा क्या बेटा, सबसे पहले कहानी यह बनेगी, ये आपका ब्रेक होगा किसके अंदर? ये RDS, ये 2 स्टेप होता है। पहले बस मैं रिएक्शन लिख दूँ। देखो ये था आपका बॉन्ड नंबर 1, ये आपका बॉन्ड नंबर 2। ठीक है, अब इसमें होगा ये पहले फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटाइन। इंटरमीडिएट क्या बना आपका? कार्बोकैटाइन। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटाइन। उसके बाद जो बेस हमने लिया होगा, बेस, मैं बेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो बेस आके H प्रोटॉन को निकाल लेगा यहाँ से। अब ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में लिखिए क्या करेंगे यहाँ पर? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर पहले कार्बोकैटाइन बना, फिर उसके बाद प्रोटॉन निकला इसमें से, H+ निकला ऐसे, फिर आपको क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया। इसके अंदर ऐसा कुछ होना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो हमारे पास कल देखा था हमने E2 में क्या था? E2 में ये दोनों बॉन्ड साथ में ब्रेक हो रहे थे। यहाँ पे क्या था? फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड 1 ब्रेक फर्स्ट। ठीक है, पहला बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद आपका सेकंड बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बात ये आ रही है यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपका उसमें क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस था। यहाँ पर क्या होगा आपका? वीक बेस। ये आपका वीक बेस होगा यहाँ पर। और हीट, वीक बेस के साथ हीट जरूर करोगे। जैसे आपने H2O ले लिया, हीट कर लिया, आपने अल्कोहल ले लिया, आपने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, आपने हीट कर दिया। और इसके अलावा आपका कंसंट्रेटेड एसिड, याद रखना क्या होगा? कंसंट्रेटेड, आप कंसंट्रेटेड एसिड ले लें। अब एसिड भी कौन सा बेटा? सुन लो ध्यान से, एसिड होगा आपका H2SO4, या फिर क्या होगा आपका? कंसंट्रेटेड H3PO4। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया? हीट करोगे इसको भी।
क्लियर हो गया तक बात? तो ये आपका होगा तब आपका E2 आपका E1 रिएक्शन होगा। इसको लिख लो, फिर हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। लिख लिया होगा, ये रब कर दे रहे हैं। अब हमें इसकी मैकेनिज्म जरा देखनी है। और एक बात याद रखो, ये जो आपका E1 रिएक्शन है ये हेलोएल्कीन के केस में भी होगा। अगर वीक बेस प्लस हीट है तो मतलब हेलोएल्कीन के केस में हो रहा है, और अगर आपने एसिड लिया हुआ है तो भी ये आपका हो रहा होगा अल्कोहल के केस में। तो एलिमिनेशन दोनों केस में होता है। एल्कीन E1 आपका उसमें हेलोएल्कीन्स में भी होगा और आपका अल्कोहल में भी होगा, और दोनों में हमें मिलेगा क्या? दोनों में हमें मिलेगा, समझ जाओ बस, दोनों में हमें मिलेगा यहाँ पर एल्कीन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। मैं यहाँ पर जो मैकेनिज्म लूंगा वो मैं लूंगा इसके अंदर अल्कोहल के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, हम अगर मैकेनिज्म पे जाएं, पहले हम रिएक्शन देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3CH2OH, और यहाँ लिया मैंने आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे, मतलब हीट करा मैंने। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा से क्या निकलता था? अल्फा से निकलता था फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से निकलता था क्या? बीटा से आपका निकलता था यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बना? ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, 1 पाई बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा H2O। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो करना क्या है हमें। हम इसकी अगर मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म में आप देखिए, ये जो आपका H2SO4 है, H2SO4 ये ब्रेक होगा आपका H प्लस HSO4 माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर आप एक बार देख लो ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका इस टाइप से, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा ऐसे ब्रेक होता है। ये आपका हो गया H2SO4, जब ये ब्रेक होगा एक H प्लस निकल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया मुझे? इसका कॉन्जुगेट बेस। ये बात पता है या नहीं पता? एसिड में से H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव स्पीशीज बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि हमारे पास अगर HCl है, HCl में से मैंने H प्लस निकाल दिया, क्या बनेगा? Cl। तो ये एसिड था, और ये क्या था आपका? ये था कंजुगेट, ये था कंजुगेट बेस। ठीक है, और एक बात और याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस मिलेगा वो वीक होगा, और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक, और वीक का स्ट्रॉन्ग। चलो अच्छी बात। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर ये है अल्कोहल। मैं अल्कोहल को नॉर्मल लेता हूँ इस टाइप से, यहाँ पर लगा दिया मैंने H, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पर 2, मैं H नहीं लगा रहा, ये हो गया आपका OH। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना, ये देखो ये है आपका स्टेप 1। अब देखो ये जो H प्लस है इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हो गया प्रोटोनेशन, और ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड। ध्यान से देखिए आप, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड। यहाँ पर H था, एक H और आ गया, और जब लोन पेयर डोनेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अब ये वाटर पे क्या हो गया आपका? वाटर के ऑक्सीजन के अब 3 बॉन्ड बन गए, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा यहाँ से ये निकल जाएगा, और ये कन्वर्ट होगा आपका, ये H रह गया यहाँ पर, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर आपका, ये H था, क्या बन गया? कार्बोकटाइन, और यहाँ से क्या निकल गया? आपका वाटर निकल गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ क्या हो गया? आपका वाटर निकल गया। क्लियर है एकदम बात? चलो बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो, अब देखो यहाँ पर जो कार्बोकटाइन बना है, क्या यहाँ पर बेस का कोई रोल आया? बेस का तो कोई रोल नहीं आया, बेस ने तो इस पर अटैक नहीं करा। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? रेट जो था आपका, तो पहले स्टेप सेकंड देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे जो स्टेप नंबर सेकंड। आप देखें, सेकंड स्टेप में हमने ये देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है यहाँ पर। अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल छोटा होता जस्ट लाइक Cl, हम यहाँ पर एसिड में HCl यूज नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? Cl इसके रिस्पेक्ट में छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा, इसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल होगा और वो इस पर आकर अटैक कर देगा। तो वहां पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वहां पर एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये जो है ये बेस बड़ा है तो ये कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। अब ये यहां पर आएगा स्टेप सेकंड में, क्या होगा आपका? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखना बेटा, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना। अब अगर ये छोटा बेस होता, अगर मैं यहां पर Cl लेता तो Cl इसको नहीं लेके जाता, Cl इस पे अटैक करता और यहां पर हो क्या जाता? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती। लेकिन ये आपका बड़ा बेस है, स्टेबल भी है, तो ये यहां अटैक ना करके ये आके H को लेके निकलेगा यहां से। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो था आपका C, ये आपका C, ये आपका पॉजिटिव, ये H, तो यहाँ पर ये आपका HSO4- जो था ये आएगा और इसको लेके निकलेगा और यहाँ से बैलेंस फ्री होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो गया आपका एल्कीन के अंदर। आई बात समझ में? ये कन्वर्ट हो गया आपका एल्कीन और ये हो गया एलिमिनेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो एसिड था हमारे पास H2SO4, ये किसकी तरह एक्ट किया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसने किया, अगर आप पानी निकाला ना, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से निकाला H, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इसने एक्ट करा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये बात समझ में आपके आ गई होगी। पहला स्टेप क्या था बेटा? पहला स्टेप था आपका, फर्स्ट था आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और यही क्या था आपका? RDS था। इसमें इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। जब कार्बोकेटाइन बनता है तो इसका मतलब क्या हो गया? कार्बोकेटाइन बन रहा है तो मतलब वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसको लिखो, फिर लैंग्वेज लिखवा देंगे। लिख लिया होगा बेटा, ये सब क्लियर हो गई बात। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, इसमें जो हमने देखा उसको जरा लिख लें हम। क्या लिखोगे यहाँ पर? इट हैज 2 स्टेप मैकेनिज्म। लिख लें आप, इट हैज 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, पहला स्टेप क्या था आपका? फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनना है आपका? सेकंड स्टेप क्या था आपका? स्टेप सेकंड इज रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो हमने क्या देखा था? रेट क्या था? रेट आपका डिपेंड कर रहा था, मैंने लिखवाया था ओनली ऑन सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था बस। ये ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर हो गया इसका 1। जितने पे डिपेंड करता है उतना ही तो ऑर्डर होता है, बता रखा है, ये बात क्लियर है। तो ये आपका हो गया ऑर्डर 1। सेकंड हम बात करें इसके अंदर, हमने क्या देखा यहाँ पर? इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। और जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, possibility of rearrangement of carbocation and ring expansion, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है और इसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, और कोई बात करनी थी हमें? चलो इतने ही लिख लो बस। 2 स्टेप मैकेनिज्म था। पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रेट आपका सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, ऑर्डर 1 हो गया।
यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन था, और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। और कोई बात रह तो नहीं गई जो बताई थी हमने, चलो हो गई होगी सब। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी रीजियोकेमिस्ट्री। तो अब हेडिंग लिखिए, अब हम बात करेंगे इसके अंदर, हेडिंग लिखो रीजियोकेमिस्ट्री। रीजियोकेमिस्ट्री, रीजियोकेमिस्ट्री मैंने आपको कल भी बताया था, E2 में मैंने आपको बताया था रीजियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर आइसोमर। फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। यहाँ पर हमने लिखा आपका CH3CH2, यहाँ लिखा मैंने CH2, ये लगा दिया मैंने OH। देखो बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर लिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4, इधर देख लो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, एक ही बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा कितना है आपका, बीटा यहाँ पर एक ही है, अल्फा से ये निकलेगा, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बना आपका, ये बन गया प्रोपीन। हीट करना पड़ेगा 443 तक, क्या बन गया आपका, ये प्रोपीन बन गया। क्लियर, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल था। ऐसे अब यहाँ पर भी देखिए, हमने यहाँ पर लिखा आपका CH3 यहाँ लगा दिया मैंने OH, ये प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको मैंने हीट करा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर देखो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा कार्बन सबको पता है क्या होता है, वो जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हो, ठीक है, अल्फा से OH बीटा से H, तो कहीं से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका कहीं से भी निकल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये भी प्रोपीन बना, ये भी क्या बना आपका प्रोपीन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकालो बनेगा तो प्रोपीन। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CH3 यहाँ पर लिखा मैंने OH, यहाँ पर भी एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये अल्फा ये बीटा तीनों बीटा क्या है, सेम है, कहीं से भी निकलेगा, तो यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, CH3 डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन, कह सकते हो आइसोप्रोपाइलीन। तो यहां तक एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, यहां पर आपका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ आगे बढ़ने से पहले हम जरा इसकी रिएक्टिविटी चेक कर ले, रीजियोकेमिस्ट्री बाद में देखेंगे। ये प्राइमरी वाला था, ये सेकेंडरी वाला था, ये टर्शियरी वाला था, तो याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की मैं अगर बात करूं, सबसे ज्यादा टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन फिर आपका सेकेंडरी, उससे कम आपका प्राइमरी। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, ये होती है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर किसी को, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, लिखो इसको फटाफट, फिर इसकी रीजियोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बेटा ये समझ गए थे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, हमने देखा था E1 में जो आपका E1 में इंटरमीडिएट बनता है, और जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा तो उसकी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। तो हमने क्या देखा, रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही थी, रिएक्टिविटी आपकी डिपेंड कर रही थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो याद रखना ये डिपेंड कर रहा था आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है ना यहाँ पर। तो तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे आपके, अल्फा से OH निकलना है, बीटा से क्या निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है, नॉर्मल आपका कंपाउंड यहाँ पर बन गया, एल्कीन बन गया। चलो अब इसको रब करते हैं। यहाँ तक कोई हमने देखा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, मतलब यहाँ पर अभी तक कोई रीजियोकेमिस्ट्री नहीं लगी थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3CH2CH3, तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, यहाँ लगाया मैंने OH, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा से जो लगाया बीटा, ये बीटा। अब दो बीटा हैं, यहाँ पर 3 बीटा थे लेकिन तीनों बीटा सेम थे। अब यहाँ 2 बीटा हैं, इन दोनों बीटा डिफरेंट हैं। तो जब मैंने बताया था आपको कल
अगर डिफरेंट बीटा हैं, तो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। याद रखना ये हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम डेड बीटा कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते थे इसको, सेडजेफ रूल, इसको हम बोलते थे सेडजेफ रूल। तो यहां अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट बनाना हो, एक प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना हो यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ब्यूट-टू-ईन, अगर एक प्रोडक्ट मुझे बनाना है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए बेटा, तो आपको पता है पॉसिबिलिटी में आपको सब बनाने होते हैं। अगर यही रिएक्शन में मैं अगर पॉसिबिलिटी पूछता हूं तो ध्यान से देख लो तुम लोग, अभी समझ जाओगे बात। अगर मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछता हूं तो क्या होगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक तो ये बनेगा ब्यूट-टू-ईन। एक पॉसिबल ये था अल्फा से ये बीटा से हाइड्रोजन निकले, यहां पर बन जाएगा आपका ब्यूटीन। बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में, यहाँ क्या बन गया आपका ब्यूटीन बन गया, ये था ब्यूट-ईन। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा आपका, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन है उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और वहां पर जो एल्कीन है आपके उसमें आपके सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, कल भी मैंने बताई थी ये बात। ये आपका मेजर, ये माइनर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। ये होता है आपका सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये होता है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। तो याद रखना बात, ये था आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। बनेंगे दोनों, ये मेजर, ये तकरीबन आपका मान के चलो 80%, ये मान के चलो 20%। अब देखो ब्यूट-टू-ईन, इसमें आप जानते हो इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, चलो वो स्टीरियो में देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये जो दो क्या बने आपके, ये 2 बने आपके इसके अंदर, ये 2 जो यहाँ पर थे ये थे आपके, समझ जाओ स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर में भी कौन से, पोजीशन आइसोमर। तो ये हो गया इसकी रीजियो केमिस्ट्री। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये रीजियो स्पेसिफिक होता है, ये अगर 2 डिफरेंट बीटा है तो मुझे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसी में आप देखें, हम इसमें यहाँ बात करते हैं आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री भी साथ साथ समझ लो बेटा ध्यान से। E2 में भी बताया था, यहाँ पर भी देखो E2 क्या था, E2 आपका स्टीरियो सेलेक्टिव भी था और वो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक भी था। अब सुन लो ध्यान से इधर, E1 क्या आपका स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। मतलब यहाँ पर आपका क्या था, ये जो ब्यूट-टू-ईन है इसके 2 स्टीरियो आइसोमर भी, तो ब्यूट-टू-ईन आपको 2 फॉर्म में मिलता है, एक मिलता है आपको ट्रांस, एक मिलता है सिस। तो ये था आपका ट्रांस ब्यूट-टू-ईन, ये आपका ट्रांस ब्यूट-टू-ईन था, ट्रांस ब्यूट-टू-ईन, 2-ब्यूटीन या ब्यूट-टू-ईन, और ये था आपका सिस ब्यूट-टू-ईन। ठीक है बेटा, ये ट्रांस था, ये सिस था, और हम जानते हैं सिस ट्रांस क्या होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर। अब ये तो 80% है ना, इसमें से आपका 15% मिलेगा ये, और रिमेनिंग कितना रह गया आपका 80 - 15 60 है ना, 65। ओके, हाँ कैसी बातें करता हूँ मैं भी यार, 65। ठीक है, 65% आपको मिलेगा ये। तो बात समझ में आ गया। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें 2 स्टीरियो आइसोमर तो मिल रहे हैं लेकिन एक ज्यादा मिल रहा है और एक कम मिल रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सेलेक्टिवली एक ज्यादा मिलेगा, एक हमें कम मिलेगा। तो याद रखना जो आपका E1 था, E1 आपका E1 क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव बट नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। तो याद रखना ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो सेलेक्टिव है। E2 स्टीरियो स्पेसिफिक भी था, E2 स्टीरियो सेलेक्टिव भी था, वो वीडियो जाके आप देख लें, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो लिख लो यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पूछा जाए इस कंपाउंड के टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने थे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट जो थे इसके, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने थे इसके, 3। एक क्या था आपका ब्यूटीन, और क्या था आपका ब्यूट-टू-ईन, वो 2 फॉर्म में करता है एग्जिस्ट, ब्यूट-टू-ईन
ऐसे नहीं कि एक ब्यूटीन एक ये ब्यूटीन ही दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस की फॉर्म में और सिस की फॉर्म में। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन कम है, देख रहे हो मैंने कल भी बताया था। यहाँ ग्रुप दूर दूर है, स्टेबल है, रिपल्जन कम है, तो ये स्टेबल है, तो ये ज़्यादा बनेगा। यहाँ CH3 क्या है, पास पास है, तो यहाँ पर आपका कम स्टेबल है, इसलिए आपका वो माइनर होगा। अब अगर कंपटीशन में आया वो क्वेश्चन है मीन्स का कि तीनों का ऑर्डर पूछा जाए अगर, तो ऑर्डर या ईल्ड अगर पूछी जाए सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी, ट्रांस ब्यूटीन, उसके बाद आपका होगा ब्यूटीन, और सबसे कम किसका होगा आपका सिस ब्यूटीन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। ये इसकी रीजियो केमिस्ट्री और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई यहाँ तक। कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दी, लिख लो फटाफट। आप लोगों ने रब कर देंगे अब। तो अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट के जो प्रोडक्ट बनेंगे, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट या रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट। तो हम बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट। अगर किसी ने रिंग एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट नहीं आता किसी को, तो इसी चैनल पर लेक्चर पड़ा होगा, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। रिंग एक्सपेंशन हुआ या रीअरेंजमेंट हुआ, यह आपका हर टाइप की रिएक्शंस में अप्लाई होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर लिखा मैंने ये CH3C CH3H CH2OH। आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिया मैंने आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, ये अल्फा ये बीटा। आपको प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3, यहाँ से निकलेगा H, ये बन जाएगा आपका क्या CH2। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब सुनो ध्यान से, इसमें हमें ये देखना है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा आपका कार्बोकटाइन। देखो मैकेनिज्म इसकी पता होनी चाहिए। ये बना आपका क्या, प्राइमरी कार्बोकटाइन। ठीक है बेटा, ये बन गया प्राइमरी कार्बोकटाइन। प्राइमरी कार्बोकटाइन के जस्ट बराबर में क्या है आपका सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, H यहाँ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया आपका CH3। ठीक है बेटा, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, इसमें से किसी एक से हाइड्रोजन निकल जाएगा, प्रोडक्ट अल्टीमेटली बनेगा यही। अगर तुम रीअरेंजमेंट नहीं भी कर रहे हो तब भी प्रोडक्ट वही बन रहा है, लेकिन आपको आना चाहिए कि इसमें हुआ क्या क्या होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए तो कार्बोकटाइन ये नहीं लगाओगे, पूछे जाए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, ये लगाओगे। क्यों? जो सबसे जिस पे रिएक्शन होती है, जो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है, वही कार्बोकटाइन, वही आपका इंटरमीडिएट होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब ऐसे ध्यान से देखो, मैंने लिखा है पर ये आपको इन सबका मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ क्या बनेगा, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा। अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो क्या होगा, अल्फा से ये निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये था आपका, पहले यहाँ ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कार्बोकैटाइन के अंदर। ध्यान से देख लो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये CH, यहाँ पर ये CH3, ये कन्वर्ट हुआ आपका CH2+। पहले क्या बना, कार्बोकैटाइन। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया CH3 CH2C CH3+CH3। ठीक है, अब हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो अब यहाँ से नहीं निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब यहाँ से निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना? हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हुआ आपका किसके अंदर, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा कुछ ये। तो देख लो ध्यान से, जो मेजर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ये बनेगा।
क्लियर हो गया तक बात। यहाँ पर ये नहीं होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा मेजर प्रोडक्ट में, बनेगा ये भी, लेकिन ये मेजर होगा। क्लियर हो गया तक बात। तो ये कहानी आपकी चल रही है रीअरेंजमेंट की। अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं आता तो आपको आपके ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो सकते अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं आता। अब देखो ध्यान से, हम बात करें अगर इसके अंदर हमने लिखा है यहाँ पर ये CH2CH, यह लगाया OH, यह लगाया मैंने CH3। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसकी देखना है पूरा तो यहाँ पर पहले क्या होगा, OH निकलेगा, यहाँ पर सब जगह कंसंट्रेटेड H2O4 है या H3PO4। यहाँ पर क्या बना आपका कार्बोकैटायन बना, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन कौन सा था, ये था बेंजाइल, और हम जानते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन के अंदर। क्यों हो रहा है ऐसा, टू गेन स्टेबिलिटी, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर दो यहाँ पर और यहाँ से H निकाल दो आप, ये बन गया आपका प्रोडक्ट ये CH डबल बॉन्ड CH3। और यहाँ पर पूछा जाए इंटरमीडिएट क्या था, वो ये था। क्लियर हो गया तक बात। उम्मीद करता हूँ रीअरेंजमेंट की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। रीअरेंजमेंट में इतना कुछ खास नहीं था, और अगर आपने रीअरेंजमेंट नहीं देखा कैसे कैसे होता है, पूरे अलग से पढ़ा हुआ देख लो, और इसको भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हो, जल्दी करो, सब कर दो। ये देखो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल देखे किसके, रीअरेंजमेंट के, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी जब मैं बाद में इसके पूरा एलिमिनेशन के बाद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ वहाँ भी करा दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका क्या बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन की। देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये यहाँ लगा दिया मैंने OH, यहाँ लिखा मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा, इस पे कार्बोकैटायन बनेगा, कहानी ये तो होगी। यहाँ क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन, ठीक है। अब सुनो, अगर रिंग स्टेबिलिटी क्या होती है रिंग की, मैंने बता रखा है 6 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 4 मेंबर, ठीक है। अगर 4 मेंबर रिंग है और उससे जस्ट अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होगी। कैसे होगी, इसको अल्फा डालोगे, इसको बीटा डालोगे। अब बीटा को पॉजिटिव से मिला देना है यहाँ पर, तो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखो, जो मैंने कहा उसको सुनते रहना बेटा। बीटा को क्या करना है, पॉजिटिव से मिला देना है, और अल्फा पे पॉजिटिव लगा देना है। कितने होगा यहाँ पर, अब ध्यान से आप देख लें, यहाँ पर आपके ये बन गया किसके अंदर, ये बन गया 5 मेंबर रिंग। अब ये 5 मेंबर रिंग बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ या यहाँ दोनों साइड बराबर हैं हाइड्रोजन, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो और कंपाउंड बना लो अपना। कंपाउंड बन गया आपका, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया आपका। बात समझ में आ गई। ऐसा मत करना कि ये अल्फा ये बीटा यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया, ये अल्फा ये बीटा और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो बेटा याद रखना ये गलत है। सही क्या है ये, क्योंकि हमें रिंग एक्सपेंशन करना है। हमें पता है 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, तो जब भी 4 मेंबर रिंग है और जस्ट अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे हमारा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। लिख लिया ये। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, हमने लिखा यहाँ पर कुछ इस टाइप से, हमारे पास कोई 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है OH। हमने यहाँ पर लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। सेम क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बना लो, फिर अगर बनेगा तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये रिंग से अटैच कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, रिंग 5 मेंबर है, तो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब बीटा को क्या कर देना है आपको, पॉजिटिव से जोड़ दो, अल्फा पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको इस टाइप से हो गया, ये यहाँ पर ये था, ये इस टाइप से हो गया। 6 मेंबर रिंग बन गई,
बना लो 6 मेंबर रिंग इसके अंदर, 1 2 3 6 मेंबर रिंग बन गई है। अब इस पे एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव के बराबर में जो कार्बन है उस पर मिथाइल है। कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए बेटा, बता रखा है मैंने ये। अगर नहीं समझ में आ रही है ये बात तो पहले वो जाके देखो, 20 मिनट की वीडियो है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये सेकेंडरी है, यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन भी है, यहाँ पर टर्शरी कार्बन भी है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट पे क्या हो गया आपका, हाइड्राइड शिफ्ट जब हो गया आपका तो कहानी क्या बन गई बेटा, कहानी बन गई आपकी, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर हर जगह 2-2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या कर देना है यहाँ पर, अब मुझे हाइड्रोजन निकाल देना है और कहानी ख़त्म हुई और आपका प्रोडक्ट बन गया ये। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ हमने रीअरेंजमेंट और हमने रिंग एक्सपेंशन देखा जो हमें पहले से आता था। यहाँ पर दोनों चीज़ें लगी हैं, पहले रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर आपका रीअरेंजमेंट हुआ, और इसका जो प्रोडक्ट जो बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, ये अल्फ़ा ये बीटा और प्रोडक्ट बना देते हैं क्या इसका, ये सब मेंस के एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं, बच्चे प्रोडक्ट बना देते हैं ये, जो कि बिल्कुल गलत है। तो बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट इसका ये बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। अब इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कौन सा रह गया है, E1 CB रह गया है और हमारा रह गया है EI, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है बेटा, चलो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।